लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें यह सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो ध्रुव राठी का एक रीसेंट वीडियो आया है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। किस तरीके से विदेश मंत्री को लेकर के और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कटाक्ष किया है ध्रुव राठी ने, और कैसे अनुभक्तों के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा है। जानबूझ करके ध्रुव राठी को जर्मन शेपर्ड बुला रहे हैं और तमाम तरीके के नाम उन पर लगा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो आलोचना करेंगे सरकार की तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी समर्थक हैं वो कैसे पीछे पड़ जाएंगे। लगातार ध्रुव राठी के खिलाफ पूरी मुहिम चल रही है, उसके पीछे ये रीसेंट वीडियो है। रिएक्ट करेंगे ध्रुव राठी की रीसेंट वीडियो पर और जानेंगे कि किस वजह से अनभक्तों के खेमे में खलबली है। 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, साल 2008 मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। इसे आप कंपेयर कीजिए आज के समय से। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? It was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क्लोज हूं और पाकिस्तान के बहुत क्लोज हूं। I'm very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. जरा सोचकर देखो ये स्टेटमेंट कितने अलग अलग लेवल्स पे गलत है। पहली बात, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था। यहाँ ये कहना कि लड़ाई 1500 सालों से चल रही है, इसका क्या तुक बना? बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज है, स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसिडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की। क्या फायदा हुआ इस सब नाटक का? जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट्स दी थी। इन सारी मीटिंग्स, विजिट्स का क्या फायदा रहा जब इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की कोई आलोचना नहीं कर सके? और जब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, साइट्स पर स्ट्राइक किया, तो डोनाल्ड ट्रंप का पता है क्या रिएक्शन था? No, it's a shame. We just heard about it. ट्रंप की राय में इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर शर्म की बात है। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। ये कैसे हुआ? इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के इन्फॉर्म करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंफॉर्मेशन कैसे दे दी? सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में जाकर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सीज फायर करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच दिया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। इंडिया की तरफ से इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि वॉर कन्वेंशनल डोमेन में था। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एंगल को डिनाई किया है। सीज फायर का डेट, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग की वर्डिंग दोनों डीजीएमओ के बीच फोन कॉल से हुई थी। इस बीच अमेरिका से ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। The issue of trade did not come up in any of these discussions. और कश्मीर जिस तरह एक बायलैटरल इशू रहा है, भारत की उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया। अब इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी इंटरव्यू क्लिप और होम मिनिस्टर अमित शाह की पुरानी पार्लियामेंट स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जरा देखिए अमित शाह ने पंडित नेहरू पर कैसे निशाना साधा था, सीज फायर को लेकर क्या कहा था। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया,
पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना तो नरेंद्र मोदी हूं और ना ही अमित शाह। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि सीज फायर यहां पर क्यों हुआ, और अगर अमेरिका ने मीडिएट किया भी हो तब भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यहां यह है कि ये जो है माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर दिया? पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने का प्रेशर डालने की बजाय इन्होंने ऐसी उठपटांग बातें क्यों की? डोनाल्ड ट्रंप ने यहां इंडिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ? कहां गया ये प्रेशर? पाकिस्तान को दूसरी तरफ चाइना, टर्की और अजरबैजान के देशों ने खुलकर सपोर्ट किया। क्या इंडिया को एक भी देश ने खुलकर सपोर्ट किया इस तरीके से? टर्की का ही केस लेकर देख लेते हैं। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट अटेंड करने गए टर्की में, जिसे टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान चेयर कर रहे थे। सितंबर 2023 में एर्डोगान एक बार फिर से भारत आए और G20 समिट अटेंड करी। यहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी और एर्डोगान का ये लंबा सा हैंडशेक, हाथ मिलाते ही जा रहे हैं जैसे कि कितने बड़े जिगरी दोस्तों। सवाल यह है कि इस सब जिगरी दोस्ती का क्या नतीजा निकला यहां पर? जरूरत पड़ने पर तो टर्की ने पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम यह है कि आजकल नेताओं से नहीं, सेलिब्रिटीज से सवाल किए जाते हैं। आमिर खान को यहां पर ट्रोल किया जा रहा है कि वो 8 साल पहले 2017 में टर्की गए और एर्डोगान और उनकी पत्नी से मिले। अच्छा आइंस्टाइन ने ठीक ही कहा था, यूनिवर्स के लिमिटलेस होने का पक्का नहीं है, लेकिन बेवकूफी की कोई लिमिट नहीं होती। यही केस चाइना के साथ भी है। 2015 से लेकर 2018 के बीच पीएम मोदी का 5 बार चाइना जाना हुआ। उधर से चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 2014 और 2019 में भारत आए। बीच में बॉर्डर टेंशन्स चलती रही, लेकिन फिर भी 6 महीने पहले रशिया में हो रहे ब्रिक्स समिट में एक बार फिर से मोदी और जी जिनपिंग मिले। ANI ने इनके हैंडशेक को कहा हिस्टोरिक हैंडशेक। किसी ने इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट किया भाईचारा ऑन टॉप। और अभी अप्रैल में इंडिया और चाइना ने बायलैटरल टाइज के 75 ईयर्स सेलिब्रेट किए। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, सेलिब्रेशन कर लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला? चाइना ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन अभी भी बरकरार है। और इन टेंशंस की फाइनेंशियल कॉस्ट जानते हैं क्या है? 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए रिकॉर्ड बजट था 6.81 लाख करोड़ रुपए। 681,000,000,000,000 कितने जीरोस हैं पता है इसमें? अब नरेंद्र मोदी के अंधभक्त ये सब सुनकर कहेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अजरबैजान ये सारे देश ही खराब है, इनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। चलो मान ली ये बात, लेकिन दूसरे देशों का क्या? भूटान और चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए और डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करने के लिए बातचीत की। इंडिया अलर्ट पर। इसके 1 साल बाद अक्टूबर 2024 की खबर देखिए। एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया कि चाइना ने भूटान की ट्रेडिशनल बाउंड्री के अंदर 19 गांव और 3 छोटी सेटलमेंट्स बना ली हैं। These satellite images show Chinese settlements on the territory of Bhutan. Over the last few years, China has built military facilities, roads and buildings in northern Bhutan. अब नेपाल पर आ जाइए। इंडिया और नेपाल के बीच रिश्ते तो इंडिया भूटान के रिश्तों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे थे हिस्टोरिकली। नेपाल को हमेशा से इंडिया के भाई की तरह देखा जाता रहा है। ट्रेडिशन हमेशा से था कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत आते हैं। लेकिन अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली बीजिंग चले गए। KP Sharma Oli is in fact broken with the long-standing tradition of new leaders in Nepal making their first official visit to India. ये खबर देखिए, नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, नई दिल्ली के लिए कंसर्न रेस करते हुए। साउथ में आए तो मालदीव्स की कहानी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। 2023 में प्रेसिडेंट मुइजू के इलेक्ट होने के बाद मालदीव्स ने चाइना के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स की। और इस साल फरवरी की खबर देखी, मालदीव्स ने चाइना और टर्की के साथ ट्रेड समझौते किए, जिन्हें इंडिया ने रेड फ्लैग किया। वेस्ट में ईरान पर आ जाइए। हिस्टोरिकली ईरान के भारत के साथ अच्छे टाइज रहे हैं, लेकिन अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास भारत तो आए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान गए। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आदेल अल जुबैर पहले इंडिया आए, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान चले गए। मोदी सरकार के अंडर एक ऐतिहासिक लेवल का फॉरेन पॉलिसी फेलियर यहां देखा जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है।
अब 1, 2, 3, 4 देशों के बारे में कह सकते हो कि वो खुद ही खराब है, उनकी सरकार, उनके पॉलिटिशियंस खराब है, लेकिन सभी देशों के बारे में अगर हर कोई इंडिया को इस तरीके से आइसोलेट कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रॉब्लम हमारी सरकार में है। सबसे बड़ा सवाल यहां आपके मन में उठेगा कि आखिर ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर हुआ क्यों है एग्जैक्टली? ऐसा क्या गलत किया है मोदी सरकार ने जिसकी वजह से ये सब हो गया? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले लो, वो सारे मुद्दे जिन पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, 80% वर्सेस 20%। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्तीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंधभक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। अब मैं यहां हमास को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, हमास ने इजराइल पे आतंकी हमला किया था, यह बात सच है। पुराने वीडियोस में मैंने उसकी आलोचना भी की थी, लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें यह सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये सब है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें ये सब देखकर लगेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही होगी कि हमेशा इजराइल को सपोर्ट करो, पैलेस्टीन के खिलाफ रहो। लेकिन एक्चुअली में अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो प्रधानमंत्री मोदी एक्चुअली में 2018 में पैलेस्टीन गए। पिछले साल न्यूयॉर्क में भी पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले, गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर डीप कंसर्न भी जताया। इंडिया हमेशा से और आज के दिन भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का झुकाव धीरे धीरे इजराइल की तरफ थोड़ा बहुत जरूर बढ़ा है। जैसे कि पिछले साल की एक खबर देखी, यूएन रेजोल्यूशन था कि गाजा में इमीडिएट सीज फायर हो और वॉर क्राइम्स की अकाउंटेबिलिटी हो, तो इंडिया ने इससे एब्सटेन कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से इजराइल को भी सपोर्ट नहीं किया है इंडिया ने। जैसे कि मार्च 2025 की एक खबर देखी, इजराइल ने इंडिया को हमास को बैन करने को कहा। इसमें कहा गया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक इसे ऐसा नहीं किया है और बैन नहीं किया है। आप लोगों को बहुत हैरानी हो सकती है सुनकर, लेकिन इंडिया ने फिर भी ऐसा नहीं किया। आज के दिन तक ऑफिशियली इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। और दूसरी तरफ इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है वहां गाजा में, उसके खिलाफ भी इंडिया का कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। ये किस तरीके का बैलेंसिंग एक्ट है, किस तरीके की न्यूट्रलिटी है ये? मोदी सरकार के अंडर हमारी नॉन अलाइनमेंट हो गई है कि कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला। लेकिन चलिए, अगर सरकार को यही दिखावे की न्यूट्रलिटी सही लगती है तो ये ही सही, लेकिन क्या दिखावे के नाम पर भी क्या इंडिया यहां पर बैलेंस मेंटेन कर पाया है? इस फॉरेन पॉलिसी में भी बीजेपी के 2 रुपए के ट्विटर ट्रोल्स ने घास काट कर रख दी। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के नफरती बयानों की वजह से भारत को शर्मिंदगी सहनी पड़ी। कतर, ईरान, कुवैत जैसे देशों ने इंडियन एम्बेसडर्स को समन किया। सऊदी अरेबिया ने इसकी आलोचना की। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये भारत सरकार के विचार नहीं है, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं। ये कहा गया कि इनको हम अपनी राजनीतिक पार्टी से साइड कर रहे हैं, और तब जाकर बात संभली। मोदी के अंधभक्त तो इस बात पर भी बड़े गुस्सा थे कि नुपुर को क्यों निकाला। उनके हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी इन गल्फ देशों को कहे कि भाड़ में जाओ, क्योंकि उन्हें यह सब तो पता नहीं कि इन देशों से इंडिया को फॉरेन रेमिटेंस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रोजगार, सी ट्रेड और जाने कितना कुछ फायदा मिलता है। कंगना रनौत का एग्जाम्पल देख लो, पहले तो वो सांसद भी नहीं थी, फिर भी जाने किस कैपेसिटी में वो इजरायली एम्बेसडर से मिलने चली गई। और मालदीव्स इंडिया का तो पूरा मुद्दा ही इन ट्रोल्स की वजह से शुरू हुआ। नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे पहले एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली वीडियो को शेयर किया था और मालदीव्स की सरकार को चाइनीज पपिट कहा था। इसी के बाद ही था कि मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी को इजराइल का पपिट कहा और कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें कही। सिर्फ इस एक इंसिडेंट से इंडिया मालदीव्स की जो 50-60 साल पुरानी दोस्ती थी उसे इतना बड़ा झटका लगा। बाद में मालदीव्स की सरकार ने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन कई महीनों का समय लगा दोनों देशों के बीच रिश्तों को वापस नॉर्मल बनाने में। सरकार द्वारा फैलाए हुए इस रायते को समेटा गया। प्रेसिडेंट मुइजो इंडिया आए और पीएम मोदी से मिले। मोदी भक्तों को तो यह भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं सोचते, अपने नफरती दिल से सोचते हैं। उनके हिसाब से तो पूरी दुनिया को बॉयकॉट कर दो। अभी रिसेंटली एक और गोदी इन्फ्लुएंसर गौरव आर्य की बदतमीजी की वजह से भारत ईरान की डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खतरे में आ गए। उसने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बहुत ही भद्दी बातें कही। ये वीडियो ईरानियन एम्बेसी की नजर में आ गया और ट्विटर पर उन्होंने एतराज जताया। ये कहा कि ईरानियन कल्चर में मेहमानों की इज्जत की जाती है, हाउ अबाउट यू। फिर जाकर ईरान में इंडियन एम्बेसी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये शख्स एक प्राइवेट इंडिविजुअल है और इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन से इसका कुछ लेना देना नहीं।
इतनी बड़ी बेइज्जती गौरव आर्या की। ये कहा गया कि भारत सरकार इसकी डिसरिस्पेक्टफुल टोन को गलत मानती है। अब ये तो थे उदाहरण कॉम्युनल पॉलिटिक्स के, जहां नफरती ट्रोल्स और गोदी इन्फ्लुएंसर्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आड़ में मुसलमान देशों के खिलाफ बयान दे जाते हैं, जिसकी वजह से रायता फैलता है, हमारे देश के रिश्ते खराब होते हैं और भारत की सरकार को फिर इस रायते को समेटना पड़ता है। इसके अलावा बीजेपी की दूसरी नीति है क्रॉनी कैपिटलिज्म, और ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब हो गई है। देश के लिए क्या बिजनेस आया इसका तो पता नहीं, लेकिन वो जहां जाते हैं कोइंसिडेंस देखिए कि वहां से उनके दोस्त अडानी को बिजनेस मिल जाते हैं। कीनिया, टांजानिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, ग्रीस, इंडोनेशिया, नेपाल, जाने कितने देशों की अपनी मोदी अडानी स्टोरी है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी इसकी बात संसद में भी कर चुके हैं। आपको पता होगा कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक $265 मिलियन का ब्राइबरी का केस चल रहा है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर पीएम मोदी जब अमेरिका गए तो किसी पत्रकार ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसे पर्सनल मैटर कहकर सवाल को खारिज कर दिया। लेकिन तभी से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जारी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अडानी के केस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक तरफ तो सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया अमेरिका का एक ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें कुछ अलग ही तरह की हैं। अमेरिका में इंडिया के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करते हुए हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें पहनाई गई। इस वीडियो को पब्लिकली रिलीज किया गया, जानबूझकर हमारे देश को इंसल्ट किया गया, लेकिन पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान इस बात पर कोई ऐतराज नहीं जताया। कभी इंडिया को ऐसे F-35 प्लेन्स ऑफर करते हैं जिन्हें खुद ट्रंप और इलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज किया था, और फिर कभी साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने बात दोहराते हैं कि मैंने ट्रेड की बात करते हुए इंडिया पाकिस्तान सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह तक पब्लिकली कहा है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को इंडिया में कुछ बिल्ड करने से मना है। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. You're building all over India. I don't want you building in India. ये चल क्या रहा है? मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश। हालांकि मुझे पता है कि वो दिन जा चुके हैं जब मंत्री किसी फेलियर पर गिल्ट महसूस करते थे और नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे देते थे। तो मैं जानता हूं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कहना मेरा फर्ज है, लोगों को बताना फर्ज है। तो खैर इतना तो साफ हो गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो भारत के रिश्ते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आ रही जहां सीधे तौर पर ये दिखे कि भारत को खुल करके कोई सपोर्ट भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो वजहें होंगी ध्रुव ने जो मेंशन किया, और मुझे लगता है कि जो ट्रोल्स हैं, ये जो सोशल मीडिया पर अनभक्त हैं, जो उठ करके किसी को भी तंज कस देते हैं, किसी की भी बुराइयां शुरू कर देते हैं, किसी को भी गाली गलौज देने शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है इनको सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वो पहले ये देखें कि जो सरकार है उसका क्या मानना है, उसकी क्या सोच है, फिर उसके मुताबिक अपनी कमेंट्री करें। वरना फिर होता ये है कि ऐसे ट्रोल्स अपने आप को बताते हैं प्राउडली फॉलोड बाय पीएम मोदी, प्राउडली फॉलोड बाय सो एंड सो, एंड फिर जब वो ऐसी बातें कर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जब बड़ा कोई नेता या पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है कि भाई फॉलो कर रहा है तो ये पार्टी का बयान ही होगा। तो इससे जो है ना इमेज पर बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे समर्थकों पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो तो व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए कह देते हैं कि हमें फना फॉलो करते हैं, लेकिन फिर जो अनाप शनाप वो बकते हैं, फिर जो वो गाली गलौज करते हैं, फिर वे जो नफ़रतें फैलाते हैं, उससे पार्टी को नुकसान होता है। तो जो नसीहतें करी हैं ध्रुव राठी ने वो बिल्कुल जायज़ है, और देखें कि क्या सुधार आ पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नफरती हैं, जिनके दिल दिमाग में पता नहीं क्या भूसा भरा है ना क्या भरा हुआ, वो समझेंगे नहीं समझेंगे, उनको तो अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। वो अनभक्त अपने घर में उनसे कोई मशवरा नहीं कर रहा है, वो ज़बरदस्ती ट्विटर पर बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उनके घर के बड़े हो गए, उनके घर के बच्चे हो गए, उनसे मशवरा नहीं करते होंगे। अनभक्तों की तो ज़िंदगी ऐसी है, उनकी राय मैटर नहीं करती, उनसे मशवरा मैटर नहीं कर रहा है, कोई दोस्त उनसे नहीं पूछना चाहता कि इस मामले में क्या करना चाहिए। मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने फेलियर वो आदमी है, लेकिन वो ट्विटर पर बैठ करके ज्ञान का भंडार लेके बैठते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, कुछ भी बोल बाल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए, और ऐसे लोग जब पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो देखें कि आप इन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पता चले इनके फॉलो करने की वजह से जो है वो कहीं का कुछ हो जा रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं। और जहाँ तक के
कम्युनलिज्म की वजह से जो कम्युनल स्टेट्समेंट्स निकल के आते हैं पार्टी की तरफ से, इन पर भी लगाम लगने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से ट्विटर आया तब से तो भाई न्यूज़ आती थी आधे घंटे के बाद, वीडियो बनती 1 घंटे के बाद, अखबार छपता अगले दिन, लेकिन ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में सारी हवा की तरह चीज़ें फैल जाती हैं। यहाँ से उठ करके कहाँ कहाँ खबरें चली जा रही हैं, तो ये भी दुनिया देख रही है, वहाँ पे भी छप रहा है क्या कि कुछ चल रहा है भारत के अंदर। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम किस पोजीशन पर है और क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी भी मुल्क की तरफ से इस पहलगाम में हुए हमले में किसी भी मुल्क की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिया को सपोर्ट करने वाला तो आया नहीं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। खैर, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।